बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत नेक और तहज्जुद गुजार थी। आज तक किसी मर्द ने मेरा चेहरा न देखा था। यहाँ तक कि शौहर भी कमरे में आने से पहले लाइट बंद कर देता। कहता, तुम बहुत पाकीज़ा हो, मुझे बहुत खुशी होती। एक रात अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फौरन घबरा कर बत्ती चलाई तो पांव तले से जमीन निकल गई। मैं 4 बरस की थी जब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। उसके बाद जमाने वालों ने अब्बू पर बहुत दबाव डाला कि वो दूसरी शादी कर ले, क्योंकि हमारे माशरे में लड़की की तरबियत के लिए माँ का होना बहुत ज़रूरी है। अब्बू हर बार इनकार करते थे। वो यही कहा करते थे कि अपनी असमारा की तरबियत मैं खुद कर सकता हूँ। मगर अब्बू की बीवी उनकी भरी जवानी में इंतकाल कर गई थी। ये बशरी तकाजा था कि वो दूसरी शादी कर लेते, और उन्होंने दूसरी शादी कर भी ली थी। अब्बू की दूसरी शादी दादी ने अपनी बेवा बहन की बेटी से करवा दी थी। मेरी सौतेली माँ जहाँ बहुत कम उम्र थी, वहीं वो बहुत हसीन भी थी, जबकि मेरी अम्मी तो बस वाजबी सी सूरत की मालिक थी। अब्बू दूसरी बीवी के आने के बाद हर चीज से कट कर रह गए थे। उन्हें बस अपनी दूसरी बीवी की पड़ी रहती थी। फिर उनके घर ऊपर नीचे बच्चों की पैदाइश होने लगी और मैं पसे मंजर में चली गई थी। अगर मेरी दादी हयात ना होती तो शायद मैं जमाने के रहम करम पर रह जाती। मेरी दादी पहले पहल तो अब्बू को मेरा एहसास दिलाती रहती थी। अब्बू जब घर आते तो दादी मुझसे कहती कि ये खेल कूद छोड़कर जाओ, बाप को सलाम करो, उनको पानी का गिलास थमा कराओ, अपने बाप को अपने होने का एहसास दिलाया करो। मैं दादी की हर बात पर अमल करती थी, मगर अब्बू खुद ही मुझसे दूर रहने लगे थे। उन्होंने पेशकदमी ही नहीं की थी, इसीलिए हमारा रिश्ता सलाम और एक गिलास पानी तक महदूद हो गया था। ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा हसास हो गई थी। इसी वजह से दादी ने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार देना शुरू कर दिया था। अब मैं उनके जेरे साया परवान चढ़ने लगी थी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब दादी की तरबियत मेरी रूह में सरायत कर गई और मैं अपनी उम्र से बहुत बड़ी हो गई थी। मेरी सौतेली बहनें मुझसे 5 साल छोटी थी, मगर हमारे जहनों में शायद 50 साल का फर्क पड़ गया था। वो लाउबाली सी नटखट सी लड़कियां थी, जबकि मैं बहुत संजीदा मिजाज थी। हर वक्त दूर की सोचती रहती थी। मैं खेलकूद पर इबादत को फौकियत दिया करती थी। मेरा दुपट्टा तो मेरे जिस्म का एक हिस्सा बनकर रह गया था। मैं हर वक्त अपना सर ढांप कर रखती थी। बड़ी हुई तो मैंने मदरसे की तालीम हासिल कर ली। उसके बाद तो मैंने बाकायदा तौर पर चेहरा भी ढांपना शुरू कर दिया था। अव्वल तो मैं शादी ब्याह की तकरीबात में जाती ही नहीं थी, क्योंकि आजकल तो ज्यादा फंक्शन मखलूत ही होते हैं। लड़के बहाने बहाने से लड़कियों को देखने के लिए बार बार उसी जगह पर आते हैं जहां औरतें बैठी हुआ करती थी। लेकिन अगर कहीं जाना बहुत जरूरी हो जाता तो मैं बाकायदा चेहरा ढक कर जाया करती थी। मेरी इस हरकत पर मेरी अम्मी कुड़ कर रह जाती थी, जबकि मेरी बहनें मेरा मजाक उड़ाया करती थी। मुझे याद है, अब्बू के एक दोस्त की बेटी की शादी थी, जहां हम सब का जाना बहुत जरूरी था। पहले तो मैंने बहुत कोशिश की कि किसी न किसी तरह मुझे घर में रहने की इजाजत मिल जाए, मगर जब अब्बू की जानिब से सख्त ऑर्डर आ गए कि घर का हर फर्द इस शादी में शिरकत लाजमी करेगा, तो मजबूरन मुझे भी तैयार होना पड़ा था। मैंने अबाया पहन लिया और चेहरे पर नकाब कर लिया। ये सब देखकर तो मेरी अम्मी सकते में ही आ गई थी। वो कहने लगी, असमारा, तुम अपने बाप के दोस्त की बेटी की शादी में यूं कार्टून बनकर जाओगी, सब लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे। जाओ जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो। मैं बोली, अम्मी, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, ये पर्दा मेरे रब का हुक्म है, मैं तो ऐसे ही जाऊंगी। अम्मी भी जिद में आ गई थी। वो कहने लगी, अच्छा चलो फिर मैं भी देखती हूँ कि तुम इस हुलिये में घर से कैसे निकलती हो। दादी तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने आकर अम्मी को खूब डांटा था। वो कहने लगी, अगर तुम ये चाहती थी कि ये लड़की भी तुम्हारी बेटियों जैसी निकले तो तुम पर फर्ज था कि तुम इसको भी अपनी बेटियों की तरह ही रखती, इसकी तरबियत भी तुम ही करती। तुम जानती हो ना, अफजल की शादी मैंने फकत इसलिए की थी कि चलो दूसरी माँ आ जाएगी तो बच्ची का ख्याल रखेगी, मगर तुमने तो कभी इसकी जिम्मेदारी ली ही नहीं। तुम तो हमेशा इससे दामन छुड़ाती रही हो, फिर मजबूरन ये बच्ची मेरे साथ रहने लगी। अब ये मेरे रंग ढंग में ढल गई है तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। खबरदार, जो आज के बाद तुमने या तुम्हारी बेटियों ने इसके पर्दे पर उंगली उठाई, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनकर अम्मी का चेहरा जर्द पड़ गया था। उन्होंने खुद पर बड़ी मुश्किल से जब्त किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर वालों ने मेरे पर्दे को कबूल कर लिया था। मैं जवान हो चुकी थी। मेरे वालिदैन को मेरी शादी की फिक्र होने लगी थी। आसपास से मेरे लिए जो भी रिश्ते आते थे, सब ये कहकर इनकार कर देते कि हमारे बेटे को तो जरा मॉडर्न सी लड़की चाहिए। आप तो जानती ही हैं आजकल के बच्चों को। मुझे लोगों की ये बातें सुनकर जरा भी परेशानी नहीं होती थी। दादी भी कहती थी कि जो तुम्हारे नसीब में होगा वो तुम्हें तुम्हारे पर्दे के साथ ही कबूल कर लेगा। और फिर दादी का कहा बिल्कुल सच साबित हो गया था। एक रोज मैं अब्बू ही के किसी दूसरे दोस्त के यहाँ फैमिली के साथ दावत पर गई थी। ये दावत बड़ी रस्मी किस्म की थी। हम वहां बैठे, खाना खाया और घर वापस आ गए।
मुझे इल्म नहीं था कि कोई इस दावत में ऐसा भी था जो मुझसे मुतासिर हो गया था। उस दावत से ठीक 3 दिन बाद मेरा रिश्ता आ गया था। जिस घर से मेरा रिश्ता आया था वो लोग भी बहुत अमीर थे। लड़के की वालदा ने बताया था कि जब मेरे बेटे ने अस्मारा को देखा तो कहने लगा कि अम्मी, मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। आप देखें वो कितनी कामिल है, अपने से मुख्तलिफ लोगों में बैठ कर भी वो कॉन्फिडेंट है। मुझे भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। मेरी दादी बहुत खुश थी, जबकि मेरी अम्मी के चेहरे पर हसद के आसार साफ नजर आ रहे थे। शायद वो ये नहीं चाहती थी कि मेरी शादी इतने अच्छे घराने में हो जाए। मुझे जब दादी लेने आई तो वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मुझसे कहने लगी, अस्मारा, मैं ना कहती थी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा इंसान जरूर पसंद कर लेगा। फिर वो मुझे ड्राइंग रूम में ले गई जहां पर मेहमान बैठे थे। मेरी सास तो मेरे वारे सदके जा रही थी, जबकि मैंने महसूस किया था कि अम्मी बहाने बहाने से अपनी बेटी को मेहमानों के आगे बुला रही थी। मुझसे छोटी नीलम बिलाशुबा एक बहुत ही हसीन लड़की थी। मुझसे तो उसका हुस्न 80 गुना ज्यादा था। मेरे दिल में यही शक पैदा हुआ कि यह भी मुझे छोड़कर नीलम को पसंद कर लेंगी, मगर अम्मी की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई थीं। वो लोग मेरे हाथ पर पैसे रख गए थे। जब शाम में अब्बू घर आए तो दादी ने अब्बू को अपने पास बिठा लिया और सारी तफसील से उनको आगाह कर दिया। अब्बू ये सुनकर बहुत खुश हुए थे। कहने लगे, हमने तो अपनी बेटियां ब्याहनी हैं, बस अल्लाह से यही दुआ है कि सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। कुछ दिनों बाद मेरी सास ने फोन पर दादी से बात की थी और उनसे इजाजत तलब की थी कि हम मंगनी करना चाहते हैं। लड़का चाहता है कि वो अपने नाम की अंगूठी अस्मारा को पहना दे। दादी कहने लगी, बेटी, हमें इस बात पर वैसे तो कोई एतराज नहीं है, मगर ये मंगनी एक ऐसी चीज है कि इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। अगर आप लोगों को निकाह करना मुनासिब लग रहा है तो हम मंगनी छोड़कर सादगी से निकाह कर लेंगे। फिर जब आपकी रजा हुई आप लड़की को रुखसत करके ले जाइएगा। मेरी सास दादी की बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। वो कहने लगी, आपकी बात बहुत मुनासिब है, हम ये निकाह कर लेते हैं। और फिर मेरे निकाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। फिर जुमे के दिन मेरी सास, शौहर और उनके चंद रिश्तेदार आकर निकाह कर गए थे। मैंने सबसे चोरी छुपे अपने शौहर को जी भर कर देख लिया था। वो एक बहुत ही खूबसूरत इंसान था जिसे देखकर दिल ही नहीं भरता था। मैंने सुना था कि मेरी सौतेली बहनें मुझसे चोरी छुपे अपनी अम्मी से इस बात की शिकायत कर रही थी कि इतना अच्छा रिश्ता इस अस्मारा को ही क्यों मिला है। अम्मी कहने लगी, पता नहीं मेरा कोई दाव क्यों नहीं चला। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि तुम में से किसी का रिश्ता इस घराने में हो जाए, मगर होने को कौन टाल सकता है। ये बात सुनकर मेरा दिल बहुत नाराज हो गया था। आखिर मेरी बहनें कभी मेरी खुशी में राजी क्यों नहीं होती थी। खैर, निकाह के 2 हफ्ते बाद ही मेरी सास ने दादी से फरमाइश कर दी थी कि वो अपनी बहू को जल्द अज जल्द अपने घर रुखसत करके ले जाना चाहती है। दादी ने कहा, मैं घर में मशवरा करके आपको बताऊंगी। दादी ने अब्बू से बात की तो वो भी बहुत खुश हो गए थे। दिल में एक अरमान था कि मेरा भी कोई महरम होगा जिसके सामने मैं बंद संवर कर जाऊंगी तो गुनाह नहीं बल्कि सवाब होगा। वो मेरे हुस्न को सराहेगा। यूं मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। फिर मेरी रुखसती हो गई और मैं नदीम की बीवी बनकर उसके घर आ चुकी थी। ये लोग हैसियत में हमसे कई गुना बढ़कर थे। इनका घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। मेरी सास मुझे मेरे शौहर के कमरे में बिठा गई थी और मुझे ये बात जानकर अफसोस हुआ था कि मेरे शौहर का कोई बहन भाई नहीं था। मैं चाहती थी कि कोई मेरी नंद होती जो मुझसे बहनों की तरह मोहब्बत करती, क्योंकि मेरी सौतेली बहनों ने तो कभी मुझे अपनाया ही नहीं था। वो हमेशा मुझसे दूर दूर ही रहा करती थी। थोड़ी देर बाद ही कमरे में मेरा शौहर आ गया। वो मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, अस्मारा, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया। फिर मेरे शौहर ने एक बहुत ही अजीब हरकत कर दी थी। उसने उठकर कमरे की तमाम लाइट्स बुझा दी थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई कि न जाने उन्होंने ऐसा क्यों किया है। मैं बोली, नदीम, क्या हुआ? मेरी कोई बात बुरी लग गई है क्या? नदीम की हंसी की आवाज सुनाई दी थी। वो कहने लगा, नहीं नहीं, तुम तो इतनी कामिल हो, तुमसे कहाँ कुछ गलत हो सकता है। दरअसल मुझे इल्म है कि तुमने सारी जिंदगी अपने हुस्न को दुनिया वालों से छुपा कर रखा है। तुम इतनी पाकीज़ा हो कि तुम्हारे चेहरे पर आज तक किसी नामहरम की निगाह नहीं पड़ी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे सामने अपना पर्दा खराब न करना पड़े। मैंने अपना घूंघट पलट दिया था। कमरे में हर सू अंधेरा ही अंधेरा था। मैं बोली, नदीम, मियाँ और बीवी का कोई पर्दा नहीं होता। आप बेफिक्र होकर लाइट्स जला लें। अगर आप मेरे हुस्न की तारीफ करेंगे तो मुझे खुशी होगी। नदीम कहने लगे, मैं दिन के वक्त तुम्हारा चेहरा देख लिया करूंगा, मगर जैसे ही रात हुआ करेगी हम अपने कमरे की तमाम रोशनियां बंद कर दिया करेंगे। तुम बहुत पाकीज़ा हो अस्मारा। मेरा शौहर बार बार मेरी पाकीज़गी का हवाला दे रहा था, इसीलिए मैं बेइंतहा खुश हो गई थी। मैंने सोचा कि शादी की पहली रात मुझे अपने शौहर से ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए, इसीलिए उसकी बात मान गई। यूं मेरी और नदीम की जिंदगी का आगाज हो गया था। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरा शौहर कमरे में मौजूद नहीं था। मैं उठी और नहाकर नए कपड़े पहन लिए थे। जब मैं बाहर निकली तो मेरी सास मुझे देखकर बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने मुझे अपने हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ था।
थोड़ी देर बाद वहीं नदीम भी आ गया था। नदीम मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था, जबकि मैं तो खुद को सातवें आसमान पर महसूस कर रही थी। नदीम बहुत ज्यादा मसरूफ रहने वाले इंसान थे। वो सारा सारा दिन घर से बाहर रहा करते थे। मैंने अपनी सास से गिला किया तो वो कहने लगी, मैंने भी नदीम से कहा है कि तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी बीवी के साथ गुजारा करो। वो हंसकर कहता है कि अम्मी, मैंने अब सारी जिंदगी अस्मारा के साथ ही गुजारनी है ना, इसलिए मैं उसके साथ कम या ज्यादा वक्त गुजारूं वही बहुत है। मैं मुस्कुराती थी। रात में खाना खाकर कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद नदीम का फोन आने लगा था। वो कहने लगे, मैं कमरे में आना चाहता हूँ, तुम लाइट्स बंद कर दो। मैंने ओके कहकर फोन बंद कर दिया था। मैं नदीम की इन हरकतों से झुंझला गई थी। मेरा भी दिल चाहता था कि सारे दिन की दूरी के बाद मैं नदीम के साथ चंद घड़ी बैठकर बात करूं, उनके चेहरे को देख सकूं, मगर उनकी अजीब ही मंतक थी। थोड़ी देर बाद नदीम कमरे में आ गए थे। मैं बोली, नदीम, आज हम आइसक्रीम खाने जाएं? मेरा जी चाहता है कि आपके साथ बाहर जाऊं। नदीम ने ठंडी आह भरी थी। वो कहने लगे, अस्मारा, तुम कल अम्मी के साथ आइसक्रीम खाने चली जाना। मैं बोली, नदीम, मेरी शादी आपके साथ हुई है या आपकी अम्मी के साथ? सारा दिन भी उन्हीं के साथ रहती हूँ, अब क्या आइसक्रीम खाने भी उनके साथ ही जाऊंगी? मैं आपके साथ बाहर घूमना फिरना चाहती हूँ। नदीम की आवाज भर आ गई थी। वो कहने लगे, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, तुम मेरा साथ देने की कोशिश करो। मैं चिढ़ गई और बोली, मुझे भी तो पता चले कि आपकी क्या मजबूरी है। नदीम कहने लगे, मेरी मजबूरी का तुम्हें जिस दिन इल्म हो जाएगा तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। नदीम की बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। कहीं ये हर रात लाइट बंद करना इस मजबूरी का हिस्सा तो नहीं था? ये सवाल मुझे बेचैन कर गया था। नदीम की बात के बाद हमारे कमरे में खामोशी छा गई थी और इसी खामोशी में मुझे नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली तो नदीम कमरे में नहीं थे। मैं जितनी भी जल्दी उठ जाती, नदीम कमरे में नहीं होते थे। मुझे तो ये समझ नहीं आता था कि वो न जाने कमरे से बाहर कब निकलते थे। खैर, मैं घर में आराम कर करके बोर हो चुकी थी। मेरी दादी ने तो मुझे शुरू से ही हर काम अपने हाथ से करना सिखाया था। यहाँ तो जिस काम को भी हाथ लगाती मेरी सास मुझे फौरन टोक दिया करती थी। वो कहती, बेटी, हम तुम्हें यहाँ काम करने के लिए थोड़ी लाए हैं। मैंने भी सोच लिया था कि मैं अब अपने काम खुद से किया करूंगी, चाहे मेरी सास मुझे रोकती रह जाए। आखिर मुझे किसी न किसी चीज में तो दिल लगाना था। आज जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मुलाजमा घर की सफाई कर रही थी। मैं मुलाजमा के पास जाकर खड़ी हो चुकी थी। वो बस अपने सर से बोझ उतार रही थी। मैं बोली, उज़्मा, सफाई ऐसे करते हैं क्या? मेज के ऊपर से तुमने गुलदान तो उठाया ही नहीं, इसको उठाकर अच्छी तरह से सफाई करो। हिदायत मिलते ही उज़्मा शर्मिंदा सी हो गई थी। फिर मैंने अपनी निगरानी में उससे एक एक कमरे की सफाई करवाई थी। मैंने महसूस किया था कि मैं जब से ब्याह कराई थी एक कमरा हमेशा बंद रहता था। मैं बोली, उज़्मा, चलो आज हमने उस कमरे की भी सफाई करनी है। मैंने दरवाजे की नॉब पर हाथ रखा ही था कि मेरी सास भागती हुई मेरे पास आ गई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था और बोली, नहीं नहीं, इस कमरे में कभी भूल कर भी दाखिल मत होना। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मैं बोली, क्यों आंटी, ऐसी भी क्या बात है? मेरी सास के चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई थी। वो कहने लगी, अगर इस कमरे में दाखिल हो गई तो फिर नदीम से तुम्हारी तलाक हो जाएगी। मेरी सास ने बहुत बड़ी बात कर दी थी। मेरा मुंह बन गया था, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल अपनी सास की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुख गया था। मेरी शादी को दिन ही कितने हुए थे जो मेरी सास मुझे तलाक की धमकियां देने लगी थी। मैं हमेशा से यही बात सोचती आई हूँ कि सास और बहू की बात हमेशा दोनों के दरमियान में ही रहनी चाहिए। बीवी को हर बात अपने शौहर को नहीं बतानी चाहिए। मगर तलाक वाली बात ने मुझे दुख पहुंचाया था, इसलिए मैंने नदीम का नंबर मिलाया था। दूसरी ही बेल पर उन्होंने मेरी कॉल अटेंड कर ली थी। मैं बोली, नदीम, आप कहाँ हैं? वो कहने लगे, अस्मारा, तुम्हें इल्म तो है कि मैं इस वक्त ऑफिस में होता हूँ। क्या हुआ, सब खैर तो है ना? मैं रोने लगी और बोली, आज आपकी अम्मी ने हमारी तलाक की बात की है। नदीम मेरी बात सुनकर परेशान हो गया था। वो कहने लगा, तुम ये क्या कह रही हो? अम्मी ने ऐसा क्यों कहा? मैं अभी अम्मी से बात करता हूँ। तुम मुझे सारी बात तफसील से बताओ कि हुआ क्या था जो उन्होंने तुमसे इतनी बड़ी बात कर दी। ये देखकर मुझे तसल्ली हो गई थी कि नदीम मेरे साथ खड़ा था। मैं बोली, नदीम, मैं तो आज घर की तफसीली सफाई करवा रही थी। एक कमरा खोला तो मेरी सास कहने लगी कि अगर तुम इस कमरे में चली गई तो तलाक हो जाएगी। नदीम ने मेरी बात सुनकर गहरी सांस भरी थी। वो कहने लगा, हाँ, अम्मी ठीक कह रही हैं। अगर तुम उस कमरे में दाखिल हो जाती तो हमारी तलाक हो जाती। मुझे नदीम से इस किस्म की बात की तवक्को नहीं थी। मैं बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? नदीम की आवाज में गुस्सा दर आया था। वो कहने लगे, अस्मारा, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम मुझे बहुत ही सीधी सादी सी लड़की लगी थी। मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ जिंदगी सुकून से कट जाएगी, मगर मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि तुम मुझसे इतने सवाल जवाब करोगी। मुझे ये सवाल जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए इनसे गुरेज किया करो। इतना कहकर नदीम ने ठग से फोन बंद कर दिया था, जबकि मैं तो सकते किसी कैफियत में आ गई थी। ये मेरे साथ क्या हो रहा था? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे
और फिर शाम तक मैं यूं ही रोती रही थी। मैं तो अपने कमरे से भी नहीं निकली थी। फिर मेरी सास कमरे में आ गई। वो मुझे प्यार करने लगी और बोली, असमारा, तुम मुझे बहुत अजीज हो। क्या हुआ कि अगर मैंने तुम्हें थोड़ा सा डांट दिया? तुमने तो मेरी बात को ही पकड़ लिया। तुम्हें पता है ना, औलाद की गलती पर तो माँ डांट भी दिया करती है। मैं मजीद रोने लगी थी और बोली, आंटी, जब से मेरी शादी हुई है नदीम मुझे वक्त नहीं देते। सारा सारा दिन ऑफिस में मसरूफ रहते हैं। मैंने कल उनसे कहा कि आइसक्रीम खाने ले जाएं, तो कहने लगे कि अम्मी के साथ चली जाना। और आज आपने मुझसे कह दिया कि अगर तुम उस कमरे में दाखिल हो गई तो तुम्हारी तलाक हो जाएगी। मुझे तो यही लगने लगा है जैसे आपने नदीम की शादी जबरदस्ती ही मुझसे करवा दी है, और वो इस शादी से खुश नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी, अरे नहीं नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बिला वजह ऐसी बातें सोच रही हो। तुम फिक्र न करो। आज जब नदीम आएगा तो मैं उससे कह दूंगी कि वो तुम्हें सैर करवाने ले जाए। मैं अपनी सास की बात सुनकर खुश हो गई थी, क्योंकि मैं अपने शौहर के साथ वक्त बिताना चाहती थी। मेरी सास कमरे से चली गई तो मैंने उठकर शावर लिया और प्यारा सा लिबास पहनकर तैयार हो गई थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी, बहू, बाहर गाड़ी में नदीम तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आ जाओ। अपनी सास की बात सुनकर मेरा दिल बुझ सा गया था। मैंने तो सोचा था कि नदीम कमरे में आएंगे तो मेरी तैयारी को सराहेंगे, मगर वो तो गाड़ी में ही जाकर बैठ गए थे। मैंने बेदिली से अबाया पहना था और चेहरा ढककर बाहर चली गई। गाड़ी में मेरे शौहर की परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। मैं मुस्कुराकर उनके जानिब देखने लगी, मगर उनके चेहरे पर बड़ी परेशानी सी थी। मैं बोली, नदीम, मैं बहुत खुश हूँ, आज हम दोनों बाहर जा रहे हैं। नदीम ने हूँ हाँ में ही जवाब दिया था। गाड़ी घर से निकल गई थी। मैंने नदीम का हाथ पकड़ लिया, मगर नदीम को तो जैसे झटका ही लग गया था। उसने अपना हाथ मुझसे छुड़वा लिया था, जबकि रात को लाइट्स बुझाकर तो नदीम मेरे हाथ को पकड़कर कहा करते थे, असमारा, तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे बहुत सुकून मिलता है। खैर, रात की तारीकी हर सू फैली हुई थी। नदीम बहुत घबराए हुए थे। वो मुझसे बार बार नजरें चुरा रहे थे। मैं बार बार उनको मुखातिब कर रही थी, मगर ऐसा लगता था जैसे वो मेरी किसी बात का जवाब देने के मूड में ही नहीं है। मुझे इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मगर क्या, मैं ये समझने से कासिर थी। मैं बोली, नदीम, चलें घर चलते हैं। नदीम तो जैसे इसी इंतजार में बैठे हुए थे। वो जल्दी से उठे और गाड़ी में जाकर बैठ गए थे। वापसी का रास्ता भी खामोशी से कट गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं घर पहुंची तो मेरी सास ने मुझे रोक लिया और बोली, कैसा वक्त गुजरा? मैं जबरन मुस्कुराकर बोली, ऐसा लगा जैसे मैं किसी अजनबी के साथ बाहर गई थी। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैं नदीम के रवैये के मुतालिक सोच सोच कर परेशान हो रही थी। न जाने ऐसा क्या हुआ था जो वो मुझसे बेगाना हो गए थे। रात कतरा कतरा पिघलती जा रही थी, यहां तक कि रात के 2 बज चुके थे। तब नदीम का फोन आया था। वो कहने लगे, कमरे की तमाम लाइट्स बंद कर दो, मैं रूम में आना चाहता हूँ। मैंने सारी लाइट्स बुझा दी थी, मगर मैंने सोच लिया था कि आज मैं ये लाइट्स वाला किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म करके ही रहूंगी। फिर इसका चाहे जो भी नतीजा निकले, मुझे कुछ परवाह नहीं होगी। नदीम कमरे में आए और बेड पर आकर बैठ गए। वो आहिस्ता आहिस्ता से कहने लगे, असमारा, तुम मुझसे नाराज़ हो? नदीम की हमदर्द सी आवाज़ सुनकर मैं तो फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, जब आइसक्रीम खिलाने लेकर गए थे तब तो अजनबी बनकर बैठे हुए थे, अब मेरा ख्याल आ गया क्या? वो कहने लगे, असमारा, समझा करो ना, इंसान की कुछ मजबूरियां भी तो होती हैं। मजबूरी के लफ्ज़ सुनते ही मैं चौंक गई थी। नदीम मुझसे बातें करने लगे और मैं बड़ी होशियारी से बेड से उठी और कमरे की तमाम लाइट जला दी। सामने के मंजर देखकर तो मुझ पर कपकपी तारी हो गई थी, क्योंकि वहां तो मैं चीख कर बोली, आप कौन है? नदीम कहाँ है? मेरी चीख सुनकर मेरी सास भी भागती हुई कमरे की जानिब आ गई थी। उसने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और जल्दी से अंदर दाखिल हो गई, जबकि मैं अपनी सास के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, आंटी, ये शख्स कौन है? और नदीम, नदीम कहाँ है? ये मेरे कमरे में क्या कर रहा है? आंटी, आप जानती है ना, मैंने सारी जिंदगी बड़ी शराफत से बसर की है। मेरा चेहरा आज तक किसी नामहरम ने नहीं देखा, और ये शख्स तो इस अंधेरे में मेरा शौहर बन जाता है। हाय खुदा, इतना बड़ा गुनाह। तभी कमरे में नदीम भी दाखिल हो गया था। मैं बेतहाशा डर गई थी कि वो मुझे अभी तलाक दे देगा। मैं रोते हुए बोली, नदीम, मैं तो लुट गई। नदीम आगे बढ़ा। उसने अपने सर से टोपी उतार दी। उसके लंबे घने बाल खुलकर सामने आ गए थे। मैं शशदर सी रह गई थी। नदीम तो एक लड़की निकला था। वो लड़की कहने लगी, भाभी, मेरा नाम ज़किया है, मैं नदीम की बहन हूँ। आपने देख ही लिया होगा कि मुझ में और नदीम की शक्ल में 19-20 का ही फर्क होगा, मगर मेरे भाई में एक बहुत बड़ी खामी है जिसकी वजह से उनकी शादी नहीं होती थी। भाई की दोनों टांगें घुटने के नीचे से कटी हुई हैं। हमने अपने जानने वालों में जब जब भाई का रिश्ता मांगा, इनकार ही हुआ। भाई की जिंदगी बहुत अधूरी सी थी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता था, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं भाई का घर बसाकर ही रहूंगी। मैंने अम्मी से कह दिया था
कि भाई की शादी किसी सीधी सादी लड़की से करेंगे। अम्मी हैरान थी कि न जाने मेरे जहन में क्या चल रहा है। अम्मी और भाई को आप पसंद आ गई थी तो मैं बोली कि अम्मी आप रिश्ता मांग आए, बाकी मुझ पर छोड़ दें। अम्मी मेरा रिश्ता मांग आई और फिर मैं एक लड़के का रूप धार कर आपके घर आ गई थी, क्योंकि हम दोनों बहन भाइयों की शक्लें आपस में बहुत मिलती जुलती हैं। इसीलिए इस बात का भी डर नहीं था कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। भाभी, दिन में जब जब आपने नदीम को देखा वो मैं थी, और फिर भाई कमरे की रोशनी बंद करवा कर आपके पास आ जाते थे ताकि उनकी खामी पर आपकी नजर न पड़ जाए। भाभी, आप जिस कमरे की सफाई करवा रही थी वो कमरा भी मेरा था। अम्मी डर गई थी कि अगर आपने मुझे देख लिया तो फिर आप नदीम भाई से तलाक ले लेंगी। मैं बोली, इतना बड़ा धोखा, ये तो किसी सूरत काबिले माफी नहीं है। नदीम ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे। वो कहने लगे, असमारा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी महरूमियां देखी हैं, बहुत तन्हाई सही है मैंने, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मगर मैं कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं थी, इसीलिए नदीम का घर छोड़कर अपनी दादी के पास वापस आ गई हूँ। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं नदीम के पास वापस चली जाऊं, क्योंकि मुझे उस शख्स से मोहब्बत हो चुकी थी जो कमरे की लाइट्स बंद करवा कर आता था और बहुत प्यार से बातें किया करता था। मगर दिमाग कहता था कि नदीम को इस धोखे की सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, दिल की बात मानूं या दिमाग की। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।